दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो सोशल साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन का अगला पार्ट है, जिसमें हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इस मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका भी टारगेट है मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में 400 से ज़्यादा नंबर लाना, तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, पिछले वाले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक के सभी सवालों को सॉल्व कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक के सभी सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला सवाल ये बोला गया है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, सी में दिया गया है केंद्र, और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 41 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 41 का रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना, वो मोर है, जिसे हम लोग मयूर भी कहते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 42 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 42 कहता है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। आसान भाषा में कहे तो सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भारत का वह कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे वन की जो संख्या है ना, वन का विस्तार सबसे ज़्यादा है। तो उस राज्य का नाम है एमपी, जिसे हम लोग मध्य प्रदेश कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे वन का विस्तार सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 43 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 44 कहता है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। दोस्तों, टेक्सोल का उपयोग जो है ना, ये किस बीमारी को दूर करने में किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कैंसर। अब आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में सब्जेक्टिव में भी ये सवाल पूछे जाते हैं कि टेक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज में किस प्रकार से कारगर सिद्ध होता है। तो आप आसान भाषा में बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश में चीर नामक एक पौधा पाया जाता है, जिसके शाखा, पत्ती तथा तनाव के माध्यम से टेक्सोल नामक एक रसायन निकाला जाता है जो कैंसर के इलाज में कारगर सिद्ध होता है। तो सवाल यहाँ से ये भी बनता है कि टेक्सोल किस पौधा से निकाला जाता है। तो चीर नामक पौधा हो जाएगा। और चीर नामक पौधा कहाँ पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और टेक्सोल का उपयोग किस बीमारी को दूर करने में किया जाता है, तो कैंसर बीमारी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि चरक का संबंध किस देश से था। दोस्तों याद रखिएगा, महर्षि चरक का जो संबंध है ना, ये भारत देश से था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 46 कहता है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला होते हैं सघन वन, अत्यंत सघन वन, और तीसरा होती हैं झाड़ियाँ। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 वर्गों में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि बिहार में कितने प्रतिशत ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी वन का विस्तार है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 7% होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 48 को देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 48 कर रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। दोस्तों याद रखिएगा,
वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो वन है ना वो 20.55% भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 49 को देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन 49 कहता है कि भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान की धारा 21 का जो संबंध है ना ये तमाम वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 50 कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में का कन्वेंशन जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों के लिए 1968 ईस्वी में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण करना चाहिए, इसी को लेकर 1968 ईस्वी में एक कन्वेंशन हुआ था जो विश्व आपदा कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व आपदा कन्वेंशन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 51 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 51 कहता है कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है। दोस्तों मैंग्रोव्स एक झाड़िया का नाम है, एक पेड़ पौधे के वर्गों में बांटा गया, उसी में से एक मैंग्रोव्स होता है। तो मैंग्रोव्स का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है ना ये सुंदरबन में है। और सुंदरबन कहाँ पे पाया जाता है, सुंदरबन कहाँ पे स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। बोला जाएगा कि सुंदरबन कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, तो सुंदरबन में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 52 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 52 कहता है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था। तो दोस्तों भारत 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 20.60 भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 53 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 53 कहता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में से देश के कुल कितना प्रतिशत वन है। यानी पूर्वोत्तर राज्य में लगभग 188 ऐसे आदिवासी जिला है जहाँ पे देश के कुल कितना प्रतिशत ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अभी भी वन है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 60.11% हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 54 को देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 54 कर रहा है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब 35,500 किलोमीटर हो जाएगा। यानी 35,500 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है ना 1951 से लेकर 1980 तक के कितना किलो वर्ग किलोमीटर ऐसा क्षेत्र है जो वन को काट कर भूमि में बदल दिया गया था। उसके बाद में अगला सवाल करता है एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितना हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो दोस्तों एक NGO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में वन का जो विस्तार था ना ये लगभग 4 अरब हेक्टेयर था, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल हमारा कहता है पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है। यानी पर्यावरण में संतुलन यानी असंतुलन उत्पन्न ना हो, पर्यावरण की जो स्थिति है ये संतुलित रूप से सामान्य चलती रहे, इसके लिए पूरे भूभाग पर यानी मिट्टी पे लगभग कितना प्रतिशत वन का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो लगभग 33% वन का होना आवश्यक है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 57 कर रहा है कुनैन किस रोग की दवा है। दोस्तों याद रखिएगा, कुनैन एक पेड़ पौधे से निकाले जाने वाली एक रसायन है जो मलेरिया के उपचार में काफी ही कारगर सिद्ध होता है। तो सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है, कुनैन किस रोग का बेहतरीन दवा है। तो दोस्तों कुनैन जो है वो मलेरिया रोग का दवा है। और कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो एक सिनकोना नामक एक वृक्ष होता है जिसके पेड़ पत्ता तथा तनाव के माध्यम से कुनैन नामक रसायन निकला जाता है जो मलेरिया के इलाज में काफ़ी ही कारगर सिद्ध होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 59 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 59 कहता है कि बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा सन 1973 ईस्वी की बात है जब बांध परियोजना को शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा सन 1973 ईस्वी को।
उसके बाद में अगला सवाल हमारा कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। दोस्तों याद रखिएगा, मुरैना एक ऐसा जगह है जहाँ पे घड़ियाल प्रजनन केंद्र को स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मुरैना। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 62 कर रहा है कि भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र जो है वो नंदनकानन उड़ीसा में स्थापित किया गया है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची क्या कहलाती है। दोस्तों संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की जो सूची है ना, ये रेड डेटा बुक कहलाती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब रेड डेटा बुक हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 64 को देखिए कि साल किस वन का वृक्ष है। दोस्तों साल जो है ना, ये पतझड़ वृक्ष वन जो है, साल किस वन का वृक्ष है। तो ये पतझड़ वन का वृक्ष है, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है कि हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोड़ दिया था। दोस्तों याद रखिएगा, नॉर्मन मेयर्स एक ऐसे मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं जिनके माध्यम से हॉट स्पॉट की पहचान पर काफ़ी ही ज़्यादा जोर दिया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब नॉर्मन मेयर्स हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल 66 कर रहा है कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 ईस्वी में कहाँ विकसित किया गया था। दोस्तों नीलगिरी एक पहाड़ी है जहाँ पे सबसे पहले 1986 ईस्वी में भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो विकसित किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नीलगिरी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 67 का रहा है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, सन 1952 ईस्वी की बात है जब भारत में पहला चुनाव भी हुआ था, जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। वहीं पे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। और वहीं पे भारत के प्रथम कानून मंत्री की बात करें तो संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। और सन 1952 ईस्वी की ही बात है जब वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई थी। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 1952 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 68 का रहा है कि फ्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, फ्लाईवुड का जो निर्माण है ना, ये सबसे पहले जर्मनी में हुआ था। और जर्मनी आपके मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्ल मार्क्स का जन्म है वो भी जर्मनी में हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म है वो भी जर्मनी में हुआ था। और जर्मनी के एकीकरण में कार्ल मार्क्स की क्या भूमिका है, ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है, जर्मनी के एकीकरण से रिलेटेड बहुत सारे मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, सन 1080 ईस्वी की बात है जब वन संरक्षण अधिनियम को लागू कर दिया गया था। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बोला जाएगा तो 1986 ईस्वी हो जाएगा। यानी 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था और 1080 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम को लागू कर दिया गया था। उसके बाद में बोला गया है कि सुंदरवन कहाँ है। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, सुंदरवन कहाँ है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए थे कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछ लिया गया था कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो टाइगर रिजर्व बोला जाएगा तो भी पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और केवल बोला जाएगा कि सुंदरवन कहाँ स्थित है तो वैसी स्थिति में भी क्वेश्चन का सही जवाब पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 71 कहता है कि किस खनिज को उद्योग की जननी मानी जाती है। तो पहला ऑप्शन कहता है सोना को, तांबा को, लोहा को, और डी में कह रहा है मैग्नीज को। दोस्तों याद रखिएगा, लोहा एक ऐसा धातु है जिसे उद्योग की जननी मानी जाती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा। दोस्तों ये भी याद रखिएगा,
कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में लोहा की जगह पे Fe दे दिया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, Fe यानी फेरम, जिसको हिंदी में लोहा कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 72 का रहा है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? पहला ऑप्शन चूना पत्थर होता है, बॉक्साइट होता है, ग्रेनाइट होता है और डी में कहता है लोहा होता है। दोस्तों याद रखिएगा, सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल होता है उसे हम लोग चूना पत्थर कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 73 का रहा है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? दोस्तों याद रखिएगा, पहला ऑप्शन में दिया जाएगा मैग्नीज की, टीन की, लोहा की और बॉक्साइट की। दोस्तों एल्युमिनियम के 3 अयस्क होते हैं, कुरंडम अयस्क, क्रायोलाइट अयस्क और बॉक्साइट अयस्क। तो जो बॉक्साइट अयस्क होते हैं ना, यह एक ऐसा खनिज है जिसका इस्तेमाल एल्युमिनियम बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 73 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। अगला सवाल क्वेश्चन 74 का रहा है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? यानी लोहा का उत्पादन करने में भारत का कौन ऐसा राज्य है जो सबसे आगा है? पहला ऑप्शन में दिया जाता है कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा और डी में दिया गया है झारखंड। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का कर्नाटक मात्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोहा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 75 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 75 का रहा है, निम्नलिखित में कौन अधात्वी खनिज का उदाहरण है? जैसा कि हम आप सभी को पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताए थे कि जो पदार्थ पृथ्वी के नीचे से या पृथ्वी के तल से प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे तमाम पदार्थों को हम लोग खनिज कहते हैं। दोस्तों ये खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धात्विक खनिज, तो वहीं पे दूसरा अधात्विक खनिज होता है। दोस्तों धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो जिस खनिज में धातु पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता है बल्कि अधातु पाया जाता है, ऐसे तमाम खनिजों को हम लोग अधात्विक खनिज कहते हैं। तो यहाँ पे अधात्विक खनिज का उदाहरण हमें बताना है। तो देखिए सोना एक धातु है, तो ये धात्विक खनिज हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। टीन एक धातु है, तो ये भी हमारा धात्विक खनिज हो गया। ग्रेफाइट तो आपका क्या चीज़ में होता है? तो अपवाद में होता है। लेकिन सी में दिया गया अभ्रक, और अभ्रक जो है ना, ये अधात्विक खनिज के उदाहरणों में से एक है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अभ्रक। उसके बाद में अगला सवाल कहता है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? यानी पूछा ये जा रहा है कि उड़ीसा जो हमारा भारत का एक राज्य है, तो यहाँ पे कौन ऐसा खनिज है जिसका उत्पादन काफ़ी ही ज़्यादा मात्रा में की जाती है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उड़ीसा में मैग्नीज का जो उत्पादन है वो काफ़ी ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्नीज। उसके बाद में अगला सवाल में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? यानी ये चारों ऑप्शनों में कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें लोहा का जो मिलनसार लोहा जो है ना, ये मिश्रित अवस्था में होता है? पहला ऑप्शन में दिया गया मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट और डी में दिया गया है चूना पत्थर। दोस्तों याद रखिएगा, मैग्नीज एक ऐसा खनिज है जिसमें लोहा सम्मिलित होता है, जिसे हम लोग लौह युक्त खनिज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नीज। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 78 का रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 किलोग्राम। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 79 को देख लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 79 का रहा है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस और डी में दिया गया है इनमें से सभी। दोस्तों याद रखिएगा, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट ये लोहा के 3 अयस्क होते हैं। तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट, तो मैग्नेटाइट और सिडेराइट तो नहीं दिया गया है, लेकिन हेमाटाइट दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, हेमाटाइट। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 80 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 80 का रहा है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन कहता है 50 खनिज,
ऑप्शन बी में कहता है 100 खनिज, 150 खनिज, 200 खनिज। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं और खनिजों की जो जननी है ना, वो किसे मानी जाती है? तो लोहा को मानी जाती है। दोस्तों मैं मुकीम अंसारी आज की इस वीडियो में बता चुका हूँ सोशल साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे सर्च करिए मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी बेहतर से बेहतर हो सके। साथ ही हमारा एजुकेशनल वेबसाइट questionforexam.com पे जरूर विजिट कीजिए। प्ले स्टोर से जाकर मैथ इन मैजिक टिप्स ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए। और आपको कोई भी संबंधित कोई भी प्रश्न में कोई भी ऐसा डाउट हो, कोई भी ऐसा प्रश्न है या कोई भी आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी ऐसा डाउट हो जो इसका समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 93040001 पे ज़रूर संपर्क कीजिए। आपके द्वारा पूछे गए तमाम क्वेश्चनों का सलूशन ज़रूर आपको व्हाट्सएप नंबर पे भेजा जाएगा। साथ ही यदि आपने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको मैट्रिक के एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF दे दिया जाता है। साथ ही वहाँ पे क्विज भी खिलाया जाता है और क्विज खिलाने के बाद सबसे ज़्यादा नंबर आने वाले छात्र एवं छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जाता है। तो ये दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।